हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का पार्ट 3 देखेंगे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 दोनों मिलाकर के हम लोगों ने 60 सवालों तक कवर किया हुआ है। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम लोग 30 सवाल और जोड़ेंगे और जाएंगे 90 तक। तो ये हमारा पार्ट 3 है। 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे इस वीडियो को सवाल संख्या 90 पे। अब एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर करना। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, रूस में, अमेरिका में कहाँ हुआ था? इस सवाल का जवाब आप लोग दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 दोनों मिला करके कवर किया हुआ है। निम्न में कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, हाइड्रोकार्बन है, कीटोन है? हमारा आंसर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए। सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इन सब का इस्तेमाल होता है वाहनों में, गाड़ियों को चलाने के लिए। केरोसिन ऑयल, इनका भी इस्तेमाल घरों में अभी भी होता है। कोल गैस का इस्तेमाल कारखानों में किया जाता है। ये सारे क्या है? ईंधन है, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये सारे क्या है? ये सारे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण। जैसे कि एलपीजी, मेन जो कंपोनेंट है एलपीजी का वो है आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सीएनजी का हो गया मीथेन। तो ये तो मुख्य घटक है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में ये सब पाए जाते हैं। इनके अलावा भी और भी हाइड्रोकार्बन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो ईंधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन्स बोलते किसको है? हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं, उस कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जैसे कि मीथेन CH4 होता है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इथेन, प्रोपेन, ठीक है, जो भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सदस्य होते हैं वो सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये सारे जो ईंधन हैं ये मिश्रण होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत तो है ही हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा भी अन्य उपयोग है। जैसे बहुलक के निर्माण में पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन एक बहुलक है जिसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है? एथीन होता है। पॉलीप्रोपाइलीन, ये भी एक बहुलक है जिसका मोनोमर यूनिट होता है प्रोपीन, और पेंट के लिए विलायक के रूप में। तो ये सारे भी अन्य उपयोग हैं। हाइड्रोकार्बन देखो दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, और साइक्लिक ये बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। खुली श्रृंखला यानी कि चाहे जो हाइड्रोकार्बन है वो साइज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी भी बंद संरचना आपको नहीं दिखेगी इसमें एक भी। जैसे ये देखो, ये सारे क्या है? ओपन है, खुली श्रृंखला वाले ये सारे हाइड्रोकार्बन है। आप जोन सा बना लो इस प्रकार से, चाहे आप कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना बना लो, अगर बंद संरचना नहीं है एक भी तो वो ओपन चैन स्ट्रक्चर कहलाएगा, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। और बंद वाले में क्या होगा? जैसे यहाँ देखो, आप 3 कार्बन का आप ये भी बना सकते हो हाइड्रोकार्बन। ये आप समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन जोड़ लोगे, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। यहाँ पर देखो कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे। यहाँ का जो कार्बन है ये 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। ये क्या है? मेथ, एथ, प्रोप, ये है प्रोपेन। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, एल्केन का 3rd मेंबर। इसी 3 कार्बन से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये भी तो बना सकते हैं ना। तो इस दोनों में क्या अंतर है? ये है खुली श्रृंखला, ओपन स्ट्रक्चर है ये, और ये है क्लोज्ड, बंद। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये देख लो, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। हाइड्रोजन को हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग नहीं दिखाते हैं यहाँ पर। केवल आप यहाँ पर कार्बन लिख दो तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट समझा जाता है कि जो भी बचा हुआ है यहाँ पर बॉन्ड, वहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा।
यहाँ का कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, एक ये है और एक ये है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, दिखाते नहीं है बट यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ भी क्या होगा ना, ये कहलाएगा प्रोपेन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। क्योंकि ये बंद संरचना है तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो लगा देंगे, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे यहाँ देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का हम लोग ब्यूटेन बना सकते हैं सिंपली ऐसे, ये ब्यूटेन हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट। हम चाहे तो ऐसे बंद संरचना बना सकते हैं, तो ये भी ब्यूटेन होगा बट ये होगा साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक एलिफैटिक जिसमें कोई बंद संरचना आपको नहीं दिखती है, और साइक्लिक वाले में बंद संरचना दिखती है। यह है साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। और क्योंकि बंद संरचना है तो साइक्लोब्यूटीन आप इसको बोल सकते हो। जैसे ये देखो बेंजीन, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये एक बहुत ही खास प्रकार के, खास तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि बेंजीन, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो स्पेशल टाइप होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, एक स्पेशल टाइप होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। क्या आप सारे ही साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो? नहीं। जैसे कि जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, तो आप सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं होगा। आप सारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हो। साइक्लिक का सीधा मतलब है क्लोज्ड स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, बंद संरचना आपको दिखनी चाहिए, तो साइक्लिक हो जाएगा। एक और तरीका है हाइड्रोकार्बन को बांटने का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हम बोलते हैं बॉन्ड के आधार पर कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है। मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब आप समझ रहे हो ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो मान लीजिए कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है उसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, वो कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन, एल्केन का आप कोई सा भी मेंबर उठा लो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, चाहे जोन सा भी उठा लो, कार्बन कार्बन के बीच आपको केवल सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा। साइक्लो एल्केन भी ले सकते हो ये। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन के साथ आप बंद संरचना नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए आपको कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सारे भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें देखो कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही है। असंतृप्त में क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है कि आपको एक डबल बॉन्ड दिखे या एक से ज़्यादा भी दिख सकता है, हो सकता है आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिखे या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों आपको दिखे। मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और दोनों ही हो सकते हैं। और एक भी है, एक स्थान पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। जैसे कि ये मैंने ये बना दिया और मैंने यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध या दोनों होते हैं। तो एल्कीन हो गया, एल्कीन में आपको दिख जाएगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में आपको दिख जाएगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लो एल्कीन भी आप यहाँ पर ले सकते हो, जैसे ये देखो साइक्लोब्यूटीन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो 2 तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को बांटा, एक एलिफैटिक और साइक्लिक बोल करके, और दूसरा संतृप्त और असंतृप्त बोल करके। निम्न में कौन सा एक साइक्लो एल्केन है? देखो एल्केन है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, और साइक्लो एल्केन बोल दिया मतलब क्या हुआ, यहाँ पर साइक्लो लगा दिया मतलब क्या हुआ, जो एल्केन होगा वो क्लोज्ड होगा, यानी उसकी जो संरचना होगी वो बंद होगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो साइक्लो एल्केन होता है ना, उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, यानी जितने कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है,
यहाँ पर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, यहाँ पर C3H8 है, तो ये भी एल्केन ही है। ठीक है, ये भी क्या है, एल्केन ही है। कैसे पता है एल्केन है, क्योंकि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। तो यहाँ C3 है, 3 का 2 गुना 6 और 2 + 2 8, तो ये एल्केन है, बट ये एलिफैटिक है। ठीक है, ये एलिफैटिक एल्केन है। और एल्केन में भी कौन सा है, मेथ एथ प्रो, ये प्रोपेन है। यहाँ देखो C3H6, जितने कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस वाले फॉर्मूले पर है और ये है संरचना, इसी का ये फॉर्मूला है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखो C2H6, ये भी क्या है, एल्केन है, बट ये एलिफैटिक है। ये क्या है, ब्यूटेन है, ये भी एलिफैटिक है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये है साइक्लोप्रोपेन। ये निम्न में कौन सी गैस कोयले की खानों और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, मार्शी प्लेस में पाई जाती है। ये कौन है, मार्श गैस, यानी कि मीथेन। तो ए हमारा आंसर। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है, किस हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है। सामान्य अवस्था में क्या होता है कि जो एल्केन है वो इनर्ट होता है, या फिर बोल दो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, किसके प्रति, अम्ल, क्षार या फिर दूसरे अभिकर्मक के प्रति। इसीलिए इसे पहले कहा जाता था पैराफिन। ठीक है, क्या कहा जाता, पैराफिन कहा जाता था। जो पैराफिन है ये 2 लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पैरम और एफिनिस। पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिनिस का मतलब होता है एफिनिटी, यानी कि लगाव, चाहत, प्यार। तो बहुत ही कम प्यार होता है अम्ल के प्रति, क्षार के प्रति या फिर दूसरे अभिकर्मक के प्रति, इसीलिए इसे पैराफिन कहा जाता था। तो ये कहा गया एल्केन को। ये हमारा आंसर। निम्न में कौन एक एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र है। ये एल्केन का है, ये ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये एल्केन का है CnH2n+2। ये एल्कीन का है CnH2n, एल्कीन का भी यही होता है और साइक्लो एल्केन का भी यही होता है। तो ये एल्कीन का है और साइक्लो एल्केन का भी है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद CnH2n-2, यानी एल्केन से 2 हाइड्रोजन उड़ाओ तो एल्कीन मिलेगा और 2 और हाइड्रोजन उड़ा दो तो एल्काइन मिल जाएगा। ये है एल्काइन का। आपसे पूछा है एल्काइल का। ठीक है, एल्काइल का क्या होता है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हो ना, तो जो बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH4, ये है एल्केन, मीथेन है, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन हटा दो तो बचेगा CH3, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया एल्काइल। तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हटाया गया, तो एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो इस फॉर्मूले में क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ जो +2 है ये +1 रह जाएगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला नहीं ध्यान में रखना है, आपको ये याद रखना है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्काइल समूह बनेगा। ठीक है, डाई हाइड्रोजन यानी कि H2, डाई हाइड्रोजन एल्कीन के साथ योग करके यानी कि जुड़ करके एल्केन बनाती है, जिसे हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जा सकता है, तो हाइड्रोजिनेशन में कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है निकला पंडित पटेल, निकला पंडित पटेल। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, निकला पंडित पटेल। ये एक ही समूह के तत्व है, समूह 12 के तत्व है, माफ करना, समूह 10 के तत्व है। ये सारे क्या है, समूह 10 के तत्व है, निकला पंडित पटेल। तो निकल का भी इस्तेमाल हो सकता है, पैलेडियम का भी और प्लेटिनम का भी। तो इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। किस में ऐड किया जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब जब मैं अनसेचुरेटेड बोलूँ, असंतृप्त बोलूँ, तो समझ जाना एल्कीन या फिर एल्काइन में। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन को ऐड किया तो यहाँ से डबल बॉन्ड खुला, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये दोनों हाइड्रोजन जाकर के वहाँ पे जुड़ गया। क्योंकि जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आप ये जो कार्बन है इसके पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड है। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड था तब वैलेंसी कंप्लीट था, यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड और ये 3 और 4। लेकिन जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर 1 बॉन्ड अभी भी अधूरा है, तो इसमें का एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा और एक यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे हुआ। तो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, अब ये बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
निम्न में कौन एक अध्रुवीय है, कौन एक नॉन पोलर है, ठीक है, कौन एक नॉन पोलर है। तो हम लोगों ने बात किया हुआ था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, ये पोलर मॉलिक्यूल है। जल के बारे में हम लोगों ने देखा ये भी पोलर है, ये भी ध्रुवीय है। अमोनिया के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है, ये भी क्या है, पोलर है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जल और अमोनिया, ये तीनों ही क्या है, पोलर है, यानी कि ध्रुवीय है। हमसे पूछा है कि कौन एक अध्रुवीय है, तो लगभग सभी एल्केन, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सारे जो एल्केन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। एल्केन के बारे में कुछ और भी भौतिक विशेषताएं हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। ये अध्रुवीय होते हैं, ठीक है। C1 से C4 तक गैस, C1 से C4 तक का मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन वाला एल्केन, 2 कार्बन वाला एल्केन, 3 कार्बन वाला एल्केन और 4 कार्बन वाला एल्केन, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन से लेकर के ब्यूटेन तक जो एल्केन के सदस्य हैं वो क्या है, गैस होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। उसके बाद C5 से C17 तक द्रव अवस्था में होते हैं, और C18 से ऊपर, C18 से ऊपर, C18 या इससे ऊपर ये ठोस होते हैं 298 केल्विन पर। एल्केन ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। तो कभी आपसे पूछ दे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी भी एल्केन के सदस्य के बारे में कि बताओ ये रंगहीन होते हैं या नहीं होते हैं, तो यहाँ पर देख लो, ध्यान में रखना, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। मैं आपसे पूछूं मीथेन, इसके पास कलर है या नहीं है, आप बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि जो एल्केन होते हैं वो रंगहीन होते हैं। मैं पूछूं क्या मीथेन के पास कोई गंध है, आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये एल्केन का सदस्य है और एल्केन रंगहीन और गंधहीन होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं। देखिए जल आपने देखा कि क्या है, ये ध्रुवीय है, पोलर है। जो जल है पोलर है और जो एल्केन है वो नॉन पोलर है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे यहाँ पर कि पोलर पोलर में घुलेगा, ठीक है, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। जो एल्केन है वो नॉन पोलर है, जो पानी है वो पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेगा, इसीलिए एल्केन जल में अघुलनशील है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि बेंजीन में बता दो कि बेंजीन में ये घुलनशील है या नहीं है एल्केन, तो आप बोलेंगे कि है। पेट्रोलियम में घुलनशील है या नहीं है, या फिर बोल दो पेट्रोल, डीजल, इन सब में घुलनशील है या नहीं है, तो है, क्योंकि पेट्रोलियम वो भी नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स होते हैं वो, तो वो भी क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर बेंजीन है, नॉन पोलर एल्केन है, तो बेंजीन में ये एल्केन घुल जाएगा, लेकिन जल में नहीं घुलेगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। उसके बाद क्या होगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। जैसे जैसे आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाओगे तो क्या होगा, एक तो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, नंबर ऑफ एटम्स उसमें बढ़ते चले जाएंगे, जिनके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान भी बढ़ता चला जाएगा। और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि आपके पास मीथेन है, आपके पास इथेन है और उसके बाद आपके पास प्रोपेन है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम इथेन और सबसे कम मीथेन का होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ना तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, यानी कि क्वथनांक भी बढ़ेगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सारे भौतिक विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। निम्न में कौन एक द्रव अवस्था में होता है, तो अभी आपने देखा C1 से C4 तक गैस और C5 से C17 तक द्रव, तो C5 क्या होता है, पेंटेन, डी हमारा आंसर। एल्केन के संदर्भ में असत्य चुनना है। ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं, सही है। ये जल में घुलनशील होते हैं, गलत है, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ इनका क्वथनांक बढ़ता है, ये सही है। बढ़ते आणविक आकार के साथ उनमें वंडरवाल्स बल बढ़ते हैं। वंडरवाल बल बोल दो, वंडरवाल फोर्स बोल दो, या फिर बोल दो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, यानी अणुओं के बीच में जो बल काम करता है वो बोल दो आप। अणुओं के बीच में जो बल काम करता है वो वंडरवाल फोर्स ही होता है। तो आपने क्या देखा, C1 से लेकर के C4 तक गैस, C5 से C70 तक द्रव और उसके बाद ठोस। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूल का, वो गैस से द्रव, द्रव से ठोस होते जा रहे हैं। मतलब अणुओं के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, क्योंकि बढ़ रहा है तभी वो द्रव में, द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर असत्य पूछा था, हमारा आंसर बी हो जाएगा।
ग्रीस के धब्बे हटाने के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है क्योंकि देखिए जो ग्रीस है ये भी आपका नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। पेट्रोल ये भी नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय है। जल के बारे में आपने क्या देखा कि ये पोलर है। तो ग्रीस के धब्बे जल से नहीं हटेंगे। ग्रीस के जो धब्बे होते हैं वो जल से नहीं हटेंगे क्योंकि ग्रीस जो है जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि ग्रीस नॉन पोलर है और जल पोलर है। तो पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। यहाँ ग्रीस नॉन पोलर और पेट्रोल नॉन पोलर, तो ग्रीस घुल जाएगा इस पेट्रोल के अंदर और वो हट जाएगा। तो पेट्रोल अध्रुवीय विलायक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। हैलोजनीकरण संभव नहीं है। अभी आपने देखा था हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। यहाँ है हैलोजनीकरण यानी कि हैलोजिनेशन। यहाँ आपने ऐड किया था हाइड्रोजन को, यहाँ आप ऐड करोगे हैलोजन को। हैलोजन किसको बोलते हैं? हैलोजन को जनरली हम लोग एक्स से दिखाते हैं। तो हैलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है? हैलोजन है। ग्रुप नंबर 17 के ये सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ हम जोड़ेंगे किसको? X2 को। X2 की जगह पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एल्केन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, जितने हाइड्रोजन को हटाएंगे उतने हम लोग हैलोजन को जोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग हैलोजिनेशन बोलेंगे। ये होता है हाई टेम्परेचर पर, यहाँ टेम्परेचर रेंज लिखा हुआ है। ये होता है हाई टेम्परेचर पर और होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट यानी कि सूर्य के विस्तृत प्रकाश में। विस्तृत प्रकाश यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, एक मॉडरेट रेंज में है। या अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में। तो निम्न ताप पर नहीं होगा। यह एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं कि ये मीथेन है, ये Cl2 है, या HB लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर ये आपका अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर डिफ्यूज्ड सनलाइट के लिए यहाँ पर HB लिखा हुआ है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए यहाँ पर HB लिखा हुआ है। यहाँ देखो क्या हुआ, CH3Cl, एक हाइड्रोजन को हटाया गया और एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दिया गया, यानी कि क्लोरीन रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को और बना लिया यहाँ पर क्लोरोमीथेन। ऐसे CH3Cl हम और क्लोरीन जोड़ना चाहते हैं तो फिर से क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखो क्लोरोफॉर्म बना CHCl3 और यहाँ पर टेट्राक्लोरोमीथेन बना। तो ये है हैलोजिनेशन। यहाँ पर हैलोजन को ऐड किया जाता है। एल्केन को जनरली हम लोग R से दिखाते हैं, R से डिनोट करते हैं, और हैलोजन को X से दिखाते हैं। तो ये जो RX होता है ना, ये होता है हमारा हैलो एल्केन। एल्केन वायु तथा ऑक्सीजन अणु की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं। एल्केन है, ये पूर्णतः ऑक्सीकृत हो चुका है। अब पूर्णतः ऑक्सीकृत होने के लिए यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन या फिर बोल दो एयर चाहिए होता है, वो भी भरपूर मात्रा में। तो एल्केन को जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और एयर दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ये हमारा आंसर। ये आपका दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है यानी कि कंबशन रिएक्शन है। तो एल्केन को हीट करने पर, गर्म करने पर एयर या डाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट आपको ध्यान में रखना है कि सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर एयर और ऑक्सीजन दिया जाता है। डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, O2 दिया जाता है, तब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। लेकिन मान लो कि जो यहाँ पर एयर सप्लाई किया गया था या फिर ऑक्सीजन सप्लाई किया गया था ये भरपूर मात्रा में नहीं है, ये इनसफिशिएंट अमाउंट में है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना इनसफिशिएंट अमाउंट में है। तो क्या होगा, यहाँ पर दहन यहाँ भी होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा। इनकम्प्लीट कंबशन बोल दो या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोल दो, पूरी तरह से यहाँ पर ऑक्सीकृत कार्बन जो है वो नहीं हो पाएगा। एल्केन जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा, जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा था। यहाँ पर ये इनकम्प्लीट रह जाएगा और जब ये इनकम्प्लीट रह जाएगा तो बनेगा कार्बन ब्लैक। ये देख रहे हो, ये कार्बन ब्लैक है, ये बनेगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है इंक में, प्रिंटर इंक में, ब्लैक पिगमेंट्स यानी कि काले रंग के वर्णक के रूप में, फिल्टर के रूप में। इसका इस्तेमाल टायर के निर्माण में भी, ये जो टायर आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इन सब में भी इस्तेमाल होता है कार्बन ब्लैक का। कार्बन ब्लैक का उपयोग किया जाता है पॉलिश के लिए, प्रिंटर स्याही के निर्माण में, काजल के रूप में। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। मीथेन को भाप के साथ गर्म करने पर
निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने हाइड्रोजन वाले टॉपिक में भी देखा हुआ है कि हाइड्रोजन का जो निर्माण है वो मीथेन से भी होता है। कैसे होता है? भाप के साथ गर्म करने पर। कैटालिस्ट क्या लेंगे यहाँ पर? निकल लेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सी हमारा आंसर हो जाएगा CO+H2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इस अभिक्रिया को करवाया जाता है। मीथेन को गर्म किया जाता है भाप के साथ। उच्चतर एल्केन यानी कि हायर एल्केन हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केनो या एल्कीनो यानी कि लोअर एल्केन्स या फिर एल्किन्स में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसे बोलते हैं पायरोलिसिस। इसे क्या बोलेंगे? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस हिंदी में भंजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका हेक्सेन। ये हेक्सेन का छठा सदस्य है। हेक्सेन 6 कार्बन है यहाँ पर। इसको इस तापमान पर गर्म किया गया। जब गर्म किया गया तो यहाँ पर देखो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। ये लोअर एल्कीन्स हैं। ये है आपका ब्यूटेन, ये है प्रोपेन, ये है आपका लोअर एल्केन। लोअर एल्केन कहने का मतलब इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो पहले से कम हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 6 कार्बन वाला एल्केन है, यहाँ पर देखो 2 कार्बन वाला एल्केन है। तो ये हमारा हो गया हायर एल्केन क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा है। ये हो गया लोअर एल्केन क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे कम है। ऐसे ये है एथेन, ये है मीथेन। तो इस प्रक्रिया को जिसमें हायर एल्केन टूट जाता है लोअर एल्केन या फिर एल्किन्स में, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पायरोलिसिस। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयल गैस या फिर पेट्रोल गैस के निर्माण में। पेट्रोल गैस या फिर ऑयल गैस का निर्माण किया जाता है केरोसिन ऑयल से या फिर पेट्रोल से। तो इसमें इस विधि का प्रयोग होता है, पायरोलिसिस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो डोडेकेन। डोडेकेन क्या होता है? डोडेकेन का मतलब हो गया एल्केन 12 कार्बन वाला। ठीक है, एल्केन 12 कार्बन वाला। तो जो केरोसिन होता है यानी कि मिट्टी तेल, तो मिट्टी तेल का जो मुख्य घटक होता है वो होता है डोडेकेन यानी कि 12 कार्बन वाला एल्केन, डोडेकेन। इसको जब गर्म किया जाता है इस तापमान पर, कैटालिस्ट ले जाता है प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल यानी निकला पंडित पटेल। तो ये देता है मिक्सचर हेप्टेन और पेंटेन का। हेप्टेन में 7 कार्बन होता है और पेंटेन में 5 कार्बन होता है। तो यहाँ देखो 12 कार्बन वाला एल्केन टूट गया 7 कार्बन वाला एल्केन और 5 कार्बन वाला एल्केन में। तो ये जो विधि है ये कहलाएगा पायरोलिसिस। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है ऑयल गैस या फिर बोल दो पेट्रोल गैस के बनाने में, केरोसिन और पेट्रोल से। केरोसिन तेल या पेट्रोल से पेट्रोल गैस बनाने में डैश सिद्धांत का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? भंजन यानी कि पायरोलिसिस। 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं कहलाता है। 2 या 2 से अधिक यौगिक है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हैं। तो ये दोनों यौगिक या 2 से जो अधिक यौगिक होंगे वो सारे आपस में कहलाएंगे आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स, समावयव कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो ये है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप इसके लिए लिखोगे तो भी यही होगा C4H10, C4H10। यहाँ भी C4H10। लेकिन इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, इन दोनों की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि संरचना अलग अलग है। नॉर्मल ब्यूटेन ये है और आइसोब्यूटेन क्या है? ये है। संरचना अलग अलग है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों समावयव है। और किस प्रकार का है? संरचनात्मक समावयव है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्योंकि देखो भौतिक एवं रासायनिक गुण ये अलग अलग होते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है संरचना अलग अलग हो सकता है दोनों का फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो अलग अलग हो दोनों में, या फिर ये भी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन दोनों का पोजीशन अलग अलग हो, दोनों में पोजीशंस जो है वो अलग अलग हो। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। इस प्रकार जो समावयव होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। आपसे आपके एग्जाम में जो है केवल संरचनात्मक आइसोमर के बारे में ही पूछा जाता है। जैसे मान लो बोल देगा कि पेंटेन का बताओ कितने आइसोमर्स हैं, तो वहाँ बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि आपसे पूछा गया संरचनात्मक आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, संरचनात्मक समावयव। ऐसे यहाँ देखो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सारे में पेंटेन है लेकिन यहाँ नॉर्मल है, यहाँ आइसो है, यहाँ नियो है। सबका नाम अलग अलग हो गया।
सारे की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि संरचना देखो सब में अलग अलग है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये कुछ इस प्रकार से है, पेंटेन, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो संरचना अलग अलग होने के कारण इनकी जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सारे का फॉर्मूला तो सेम ही है, C5H12। तो ये आपस में कहलाएंगे समावयव, ये आपस में कहलाएंगे समावयव। आपसे पूछा जाएगा ब्यूटेन का कितने आइसोमर्स होते हैं, आपको आंसर देना है 2। यहाँ देख रहे हो 2। पेंटेन के पास 3 है, हेक्सेन के पास 5 है, हेप्टेन के पास 9 है। अगर बोल दे मीथेन के पास नहीं है, बोल दे इथेन के पास नहीं है, प्रोपेन के पास नहीं है, कोई आइसोमर इसका नहीं है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन आइसोमर्स 0। क्योंकि आप खुद सोचो, जैसे प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, C3H8, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपने ये बनाया एक संरचना, दूसरा संरचना आप कैसे बनाओगे? क्या आप ऐसे बनाओगे? ये दोनों सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। तो आपको कोई दूसरी संरचना यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोपेन के पास कोई आइसोमर नहीं है, मीथेन, एथेन के पास भी नहीं है। पेंटेन के कुल कितने समावयव हैं? अभी आपने देखा पेंटेन के पास कुल कितने हैं, ब्यूटेन के पास आपने 2 देखा, पेंटेन के पास आपने 3 देखा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो सी हमारा आंसर। डैश को ओलेफिन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, वैसे ही यहाँ एल्कीन को ओलेफिन भी कहा जाता है। ओलेफिन का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। जो एल्कीन है इसे ओलेफिन भी कहा जाता है। ओलेफिन का मतलब होता है तेल बनाने वाला, ठीक है, तेल बनाने वाला। क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है ओलेफिन, इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि देखा यह गया कि इसका जो पहला मेंबर है इथाइलिन या फिर बोल दो एथीन। ध्यान में रखिएगा, जो एल्कीन होगा ना उसके अंत में आपको इन दिखेगा इस प्रकार से, जैसे कि प्रोपीन, एथीन, पेंटीन, हेक्जीन, इस प्रकार से। तो यहाँ इथीन है, और इथाइलिन का मतलब भी यहाँ पर क्या है, एल्कीन ही है। इथाइलिन भी क्या है, एल्कीन का ही ये सदस्य है। एल्कीन का पहला मेंबर कौन होगा? मेथीन। एल्कीन का पहला मेंबर तो मीथेन होता है। एल्कीन का क्या होगा? एल्कीन का एथीन होता है। ध्यान में रखिएगा, एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं होता है, एक कार्बन वाला एल्केन होता है, एल्कीन नहीं होता है। इसीलिए जो पहला मेंबर है एल्कीन का वो है एथीन, इसी को बोलते हैं इथाइलिन। तो ये क्या है ना, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक ऑयली लिक्विड बनाता है, इसीलिए कहा गया कि जो एल्कीन है वो ओलेफिन है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? देखो डेकेन में आपसे पूछा है हाइड्रोजन परमाणु। डेकेन है क्या? जो एल्केन होगा ना उसमें आपको मिलेगा लास्ट में N, ठीक है, लास्ट में आपको मिलेगा N। तो जो डेकेन होता है वो ये होता है कुछ इस प्रकार से, लास्ट में N मिला। N मिला मतलब क्या है, ये एल्केन का सदस्य है, ये एल्केन का सदस्य है। और डेकेन में जब ये डेक प्रीफिक्स आता है ना तो वहाँ पर कार्बन टोटल 10 होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पर आप n की जगह पर 10 डालोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 गुने में 10 प्लस में 2, C10H22। तो एल्केन में आप क्या ध्यान में रखते हो, जितने कार्बन उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। 10 कार्बन है तो 2 गुना 20 प्लस 2 22। सी हमारा आंसर। एल्कीन का प्रथम सदस्य है, एल्केन का तो मीथेन होता है, एल्कीन का एथीन होता है, एथीन या फिर इथाइलिन, बी हमारा आंसर। और एल्काइन का होता है इथाइन। निम्न में कौन एल्काइल हैलाइड नहीं है? एल्काइल हैलाइड नहीं है। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्केन से एक हाइड्रोजन आपने हटाया तो बना यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप। इसी में क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ देना है, तो RX, यही है आपका एल्काइल हैलाइड। R हो जाएगा आपका यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ CH3H7, ये रहा होगा आपका C3H8। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और वहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया। CH3Cl, ये जो है ये आपका रहा होगा CH4 मीथेन। एक क्लोरीन हटाकर एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन को यहाँ पर लगाया गया, तो ये भी आपका RX है, ये भी RX है। X का मतलब हाइड्रोजन, और ये है आपका RX। C2H6 रहा होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया और उसके स्थान पर ब्रोमीन लगा दिया हो, तो ये भी RX है। ये सारे आपके एल्काइल हैलाइड है।
या फिर हेलो एल्केन भी आप इसको बोल सकते हो। ये नहीं है, ये हमारा आंसर। ये हमारा एक अम्ल है, इनऑर्गेनिक एसिड है HBr। निम्न में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्न में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? जैसे आपने एल्केन का देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे ही एल्कीन का भी होता है। इसमें देखो पहले 3 सदस्य यानी कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ये तीनों गैस होते हैं। फिर इसके बाद अगला 14 जो सदस्य हैं वो द्रव होते हैं और उसके बाद ठोस होते हैं। तो हमसे पूछा है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो एथीन गैस है, ये नहीं होगा। प्रोपीन गैस है, ब्यूटीन ये भी गैस है, पेंटीन हो जाएगा। डी हमारा आंसर। जो भी एल्कीन होगा लास्ट में आपको उसमें इन दिखेगा, तो यहाँ भी देखो इन 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 इन। उसके बाद एल्कीन, ये भी रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। एल्कीन में भी आपने देखा रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, यहाँ भी रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। लेकिन जो एल्कीन का पहला सदस्य है एथीन, इसके पास स्मेल है, मधुर सुगंध होता है, यानी कि स्वीट स्मेल होता है। ठीक है, स्वीट स्मेल होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वीट स्मेल होता है, एथीन में मधुर सुगंध होता है। लेकिन इसके बाद जो भी मेंबर है उनमें कोई गंध नहीं है। ये भी क्या है, नॉन पोलर होते हैं। जो एल्कीन है वो भी क्या है, नॉन पोलर है। तो अगर नॉन पोलर है तो वाटर में इनसॉल्युबल, क्योंकि वाटर पोलर है। तो ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल में ये अघुलनशील है, और अध्रुवीय विलायक जैसे कि बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इन सब में घुलनशील है, क्योंकि ये सब क्या है, नॉन पोलर है। आकार बढ़ने से क्वथनांक यहाँ भी बढ़ेगा, एल्केन में भी बढ़ा था। हर अगले सदस्य का क्वथनांक पिछले से 20 से 30 केल्विन ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर इसका मान लो एथीन का बॉइलिंग पॉइंट अगर T है तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा, T+20 ऐसे। T केल्विन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T+20 या फिर 20 से 30 के बीच में कोई भी टेम्परेचर होगा, इतना तापमान हो जाएगा। फिर अगला में क्या होगा, इस पूरे में और जोड़ दो आप 20 से 30 केल्विन। इस प्रकार से क्या होगा, हर अगले सदस्य का जो बॉइलिंग पॉइंट है पिछले से 20 से 30 केल्विन बढ़ जाएगा। तो ये भौतिक विशेषताएं हैं एल्कीन के बारे में। निम्न में कौन एक मधुर सुगंध वाली गैस है? मधुर सुगंध वाली गैस है एथीन। ये हमारा आंसर। एल्कीन के संदर्भ में असत्य चुनना है। ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं, ये भी सही है। ये जल में विलय होते हैं, ये गलत हो जाएगा, डी आंसर। एल्केन और एल्कीन अघुलनशील है। एल्केन और एल्कीन ये अघुलनशील है जल में। ये दोनों ही नॉन पोलर है, जल पोलर है। ये दोनों ही अध्रुवीय है, जल ध्रुवीय है, इसीलिए ये जल में नहीं घुलते हैं। बाकी ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम इन सब में ये घुल जाएंगे। दूध के कैरेट के निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? दूध के कैरेट के निर्माण में उपयोग किया जाता है बहुलक पॉलीप्रोपाइलीन का। पॉलीप्रोपाइलीन ये बहुलक है, तो इसका एकलक क्या होगा, प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन बोल दो या फिर बोल दो प्रोपीन। ये मोनोमर यूनिट है और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन वाला एल्कीन, 3 कार्बन वाला एल्कीन, ये है प्रोपीन। डैश के ठंडे क्षारीय विलयन को बेयर अभिकर्मक बोलते हैं। डैश के ठंडे क्षारीय विलयन, अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन बोल दे, या फिर एक्वस सोल्यूशन, या फिर डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तनु विलयन बोल दे, जलीय विलयन बोल दे, या फिर क्षारीय विलयन बोल दे। ठीक है, इसे बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। वो भी किसका होना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय विलयन या फिर जलीय विलयन या फिर तनु विलयन को हम लोग बेयर अभिकर्मक बोलते हैं। होता क्या है ये देखो, ये जो बेयर रिएजेंट है ना, इसके साथ एल्कीन्स रिएक्ट करके विसनल ग्लाइकोल देता है। ग्लाइकोल में क्या होता है, 2 OH होता है 2 कार्बन पे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब यहाँ विसनल लगा दिया मतलब ये दोनों पास पास होंगे ऐसे। एक OH यहाँ पर है तो एक जस्ट इसके बगल में ही होगा। ठीक है, जस्ट इसके बगल में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ये दोनों बगल में ही होंगे। क्योंकि 2 OH है 2 अलग अलग कार्बन पर, तो ये ग्लाइकोल है। क्योंकि दोनों ही OH एक दूसरे के बगल में है तो ये विसनल ग्लाइकोल है। तो विसनल ग्लाइकोल का मतलब यही हुआ यहाँ पे। तो जहाँ पर ये डबल बॉन्ड खुलता है ना, वहीं पर 2 OH जाकर के चिपक जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड खुला तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो 2 OH आकर के जुड़ गया अगल बगल में। ये है आपका ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। IUPAC नाम है इथेन 1,2-डाइओल। 2 कार्बन है इथेन और OH के लिए ओल आता है,
क्योंकि 2 OH है तो डाईओल, और 1,2 यहाँ पर दिखाता है पोजीशन को, 1 और 2, तो 1,2 डाईओल। इथाइलिन ग्लाइकोल को ही हम लोग सिंपली ग्लाइकोल बोल देते हैं। अगर सिर्फ ग्लाइकोल लिख करके आया हुआ है तो ये मान कर चलो वो इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में कहा जा रहा है। तो ये रिएजेंट करता क्या है, ये हमें बताता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक टेस्ट है। क्या चीज़ का टेस्ट है? टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अभी मैं आपको दिखाता हूं अगले स्लाइड में। डीकलराइजेशन ऑफ केमोनोफोर सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। यहां पर आप देखो, समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये हमारे पास है यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट को इसमें डाला गया। हमें नहीं पता कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है, मतलब एल्केन है या फिर एल्कीन है या फिर एल्काइन है, या फिर बोल दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमें नहीं मालूम है। यही चीज़ हमें पता करना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट को यहाँ पर डाल दिया। जब बेयर्स रिएजेंट को डाला और इसका कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये साबित हो गया कि इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड या फिर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका कलर जो है देख लो पर्पल होता है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ मतलब इसमें कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। लेकिन अगर कलर चेंज हो गया मतलब ये फिक्स है कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बेयर्स रिएजेंट का। यही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ था, डीकलराइजेशन, यानी कि कलर क्या होगा, डीकलर हो जाएगा, रंग जो है वो बदल जाएगा केमोनोफोर सोल्यूशन का, यानी कि बेयर्स रिएजेंट का, अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो। एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ अभिक्रिया कर डैश बनाती है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि बेयर्स रिएजेंट है, लेकिन ये आपने जैसे ही देखा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये बेयर्स रिएजेंट है। तो क्या देगा ये, सन्निहित ग्लाइकोल, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में विसिनल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल में 2 OH होगा और दोनों ही एक दूसरे के बगल में। लेकिन मान लो कि जो केमोनोफोर है वो क्या है, एसिडिक है, ये अल्कलाइन नहीं है। यहाँ पर है ये अल्कलाइन है, यहाँ पर क्या है, एसिडिक है। हमने जो लिया केमोनोफोर वो एसिडिक केमोनोफोर लिया, एसिडिक KMNO4 लिया। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना H+ दे दिया मतलब एसिडिक है। यहाँ पर हमारा क्षारीय था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अम्लीय है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी यहाँ पर उत्पाद क्या बनता है, या तो कीटोन बनता है या फिर अम्ल बनता है। डिपेंड करता है कि जो हमने लिया हुआ है एल्कीन वो किस प्रकार का है। तो क्षारीय केमोनोफोर के केस में हमें मिलता है विसिनल ग्लाइकोल, और एसिडिक केमोनोफोर के केस में हमें मिलता है कीटोन या फिर अम्ल, दोनों में से कोई प्राप्त हो सकता है। यहाँ देखो कीटोन मिला है, कीटोन में जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, और यहाँ देखो एसिड मिला है, एथेनोइक एसिड। दोनों जगह केमोनोफोर लिया हुआ है और यहाँ H+ दिखाता है कि ये एसिडिक है। और यहीं पर अगर DIL होता है यानी कि डाइल्यूटेड हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा बेयर्स रिएजेंट। एल्कीन O3 का संकलन कर ओजोनॉइड बनाते हैं, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ओजनी अपघटन अंग्रेजी में बोलेंगे ओजोनोलिसिस। जैसे यहाँ देखो ये प्रोपीन है एल्कीन का दूसरा मेंबर, O3 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार की संरचना हमें मिलती है, इसी को बोलते हैं ओजोनॉइड। ये है प्रोपीन ओजोनॉइड। फिर यहाँ पर देखो जिंक प्लस वाटर लिया गया और ये प्रोडक्ट्स बने। आपको ये प्रोसेस का नाम ध्यान में रखना है, इस प्रक्रिया का नाम ध्यान में रखना है, ओजनी अपघटन ओजोनोलिसिस, जिसमें एल्कीन O3 के साथ रिएक्ट करता है और ओजोनॉइड बनाता है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 3 समाप्त होता है। उसके बाद पार्ट 4 आएगा और उसमें भी हम लोग 30 सवालों को करेंगे। टोटल हम लोग 120 सवाल के साथ इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।